Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल डीकेडी क्रिएशन पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस जो कि कोर 11 से क्लासिकल पॉलिटिकल फिलोसफी जो कि मॉड्यूल 1 से प्लाटो थ्योरी ऑफ जस्टिस एजुकेशन और कम्युनिटी के बारे में, जो कि हमारे 5th सेमेस्टर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमारे एग्ज़ाम के दौरान ये हमें बहुत ही मदद करेगा प्लाटो थ्योरी ऑफ जस्टिस को जानने में। अभी फ्रेंड हम बात करेंगे प्लाटो के बारे में। यहाँ पर प्लाटो के लाइफ टाइम के बारे में बात करेंगे, जो हमें एक व्यू देगा प्लाटो के आइडिया को लेकर, प्लाटो के फिलोसफी को लेकर, क्यों उनका फिलोसफी इस प्रकार हुआ था, उनके लाइफ टाइम से हमें पता लगेगा। प्लाटो का जन्म हुआ था 428 बीसी में, जिनका मृत्यु हुआ था 348 बीसी में, जो कि ग्रीस के एक सिटी स्टेट एथेंस में जन्म ग्रहण किए थे। उनका फैमिली बहुत ही अमीरी फैमिली था, वो एरिस्टोक्रेसी फैमिली से बिलोंग करते थे, नोबल फैमिली था, बहुत ही पैसे वाले थे। प्लाटो के गुरु थे सॉक्रेट्स, जिसको सुकरात भी बोला जाता है। प्लाटो के शिष्य थे एरिस्टोटल, जिन तीनों को बोला जाता है फाउंडर ऑफ वेस्टर्न फिलोसॉफी बोलकर। अब हम बात करेंगे ऐसे एक घटना के बारे में जो कि प्लाटो के लाइफ को चेंज करने में व परिवर्तन करने में बहुत ही बड़ा योगदान निभाया था। वो था पेलोपोनेशियन वार, जो वार हुआ था एथेंस और स्पार्टा के बीच में, जो कि 30 साल तक चला था, जो कि प्लाटो के राइटिंग के ऊपर भी बहुत ही बड़ा गहरा असर डाला था। अगर हम फ्रेंड बात करें दोनों ही सिटी स्टेट के बारे में, तो एथेंस जो कि डेमोक्रेटिक मीन्स एंड मेथड में रूल एंड रेगुलेट होता था, और दूसरे तरफ था स्पार्टा, जहां पर मिलिट्री रूल में लोग रूल एंड रेगुलेट होते थे। जब पेलोपोनेशियन वार होता है, जो कि 30 साल का एक भीषण युद्ध था, तो उस दौरान क्या होता है कि एथेंस स्पार्टा से हार जाता है, जिसका गहरा प्रभाव प्लाटो के ऊपर भी पड़ता है। उस दौरान क्या होता है कि प्लाटो के जो गुरु थे सॉक्रेट, जो कि लेजेंडरी फिलोसोफर थे, उनको मृत्युदंड दिया जाता है, जिसका गहरा इम्पैक्ट प्लाटो के राइटिंग स्किल के ऊपर भी पड़ता है। वो सोचने लगते हैं कि इतने सारे डेमोक्रेटिक मीन्स मेथड फीचर्स होने के बावजूद भी ये सब घटना क्यों घटित हुआ, क्यों एथेंस स्पार्टा से हारा, क्या हमारे सोसाइटी में कमजोरी था, उस सब चीज़ को जानने में वो लग पड़े। प्लाटो का मानना था कि एथेंस में उन्हें सोसाइटी बहुत ही फ्रैगमेंटेड दिखा, ओपिनेट सोसाइटी देखा, जिसके कारण लोगों का अलग पर्सपेक्टिव था, अलग थिंकिंग था, अलग परसेप्शन ऑफ रूल एंड रेगुलेशन था, जिसके कारण एथेंस का आज डिफीट हुआ था। तो वो उसके बाद अपना खुद का ओन आइडियोलॉजी लगाने लगे, वो डेमोक्रेसी को नकारने लगे। डेमोक्रेसी के कारण ही आज एथेंस आ रहा। उसके बाद उन्होंने इंडिविजुअलिज्म को नकार कर कम्युनिज्म के तरफ अपना व्यू रखा। उसके बाद वो ओपन सोसाइटी से क्लोज सोसाइटी के तरफ अपना जो थॉट था उनके तरफ वो ट्रांसफ़र कर दिए। प्लाटो ने एकेडमी बोलकर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का शुरुआत किया था, जिसको हम फर्स्ट यूरोपियन यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं। अगर हम उनके इम्पोर्टेंट क्रिएशन में देखें तो उन्होंने कुल 36 बुक लिखा था, जिनमें से उन्होंने 35 डायलॉग और 13 लेटर भी लिखा था। उनके इम्पोर्टेंट क्रिएशन में से हम रिपब्लिक, जो कि हमारा फुल चैप्टर उसके ऊपर ही आधारित है, जिसका सबटाइटल है कंसर्निंग जस्टिस। उसके बाद 360 बीसी में उन्होंने लिखा था स्टेट्समैन, और 347 बीसी में उनका लॉ, जो कि उनके इम्पोर्टेंट क्रिएशन में से ये गिने चुने 3 इंपॉर्टेंट क्रिएशन जो कि हमारे सोसाइटी में बहुत ही माना जाता है। इनका क्रिएशन का योगदान हमारे सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा है। अब हम फ्रेंड लाइफ ऑफ प्लाटो को एक शॉर्ट वे में डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे, जहां पर उनका जन्म से लेकर उनके परिवार को हम डिस्क्राइब करेंगे। अगर हम उनके जन्म स्थान के बारे में बात करें तो वो एथेंस में जन्म ग्रहण किए थे। कब? 428 बीसी। कौन से बुक में? 427 बीसी दिया है। उनके पापा का नाम था एरिस्टोन, उनका मम्मी का नाम था पेरिस्टोनी, जो कि डिसेंट ऑफ सेलोन से, सेलोन मीन जो कि एथेंस के लिए लॉ बनाते थे। अगर हम उनके भाई के बारे में बात करें, किसका? पेरिस्टोन का। प्लाटो के मामा के बारे में बात करें, जो थे चार्मिडिस, और उनके चाचा थे क्रीटस, जो कि बहुत बड़ा योद्धा थे, जिन्होंने पेलोपोनेशियन वॉर में भी हमें उनका योगदान देखने को मिला था। वैसे बात करें प्लाटो के बहन के बारे में, जो थे पोटोनी, उनके भाई थे एडिमेंटस एंड ग्लूकोन। एडिमेंटस और ग्लूकोन जब हम थ्योरी ऑफ जस्टिस पढ़ेंगे, जब सॉक्रेट्स और एडिमेंटस एंड ग्लूकोन के विसर तर्क वितर्क होता है, वहाँ पर हम उनके थॉट्स को जानने को मिलेगा। वो भी एक आइडियोलॉजिस्टिक थे, जो कि अपना व्यू देते थे। After the death of great Athenian general Pericles in the Peloponnesian War, Athens faced humiliated defeat। तो उनके मृत्यु के बाद एथेंस को हार का सम्मुख देखने को मिला था।
ही विटनेस बाय द डिस्ट्रक्शन बाय मैसेडोनियन मिलिट्रिज्म। अगर हम बात करें प्लाटो मैसेडोनियन मिलिट्रिज्म के डिस्ट्रक्शन के साक्षी भी रहे थे। ही सॉ द डिफीट ऑफ एथेंस इन वॉर अगेंस्ट स्पार्टन एंड टायरनी द रूल ऑफ रिक्रेशन हु एग्जीक्यूट हिज मास्टर सॉक्रेट। अगर हम बात करें पेलोपोनेशियन वॉर के दौरान उनके जो गुरु थे सॉक्रेट्स को मृत्युदंड दिया गया था, जिसका गहरा प्रभाव प्लाटो के ऊपर भी पड़ा था। एग्जीक्यूशन ऑफ सॉक्रेट टर्न हिज माइंड अगेंस्ट डेमोक्रेसी। अगर हम बात करें सॉक्रेट्स के मृत्यु के बाद प्लाटो के भीतर बहुत सारे परिवर्तन आया था, जहां पर उन्होंने डेमोक्रेसी को नकारा था, जहां पर डेमोक्रेसी प्रिंसिपल को वो रिजेक्ट किए थे। विटनेस एन ओलिगार्किक रिवोल्यूशन लेड बाय प्लाटो रिलेटिव एंड टुक पार्ट इन पॉलिटिक्स। अगर हम बात करें तो उनके फैमिली के जो मेंबर थे जिन्होंने ओलिगार्किक रिवोल्यूशन में अपना योगदान दिए थे, उस योगदान में प्लाटो का भी योगदान बहुत ही गुरुत्वपूर्ण था। उसके बाद प्लाटो मेगरा चला गया था जब उसके चाचा और उसके मामा का मृत्यु हुआ था। ही लेफ्ट एथेंस एंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम टू विजिट ग्रीस, इजिप्ट एंड इटाली। उसके बाद वो एथेंस छोड़कर ग्रीस, इजिप्ट एंड इटाली चला गया, जहाँ पर उन्होंने नॉलेज एक्वायर करना शुरू कर दिया था। ही रिटर्न टू एथेंस इन 386 BC एंड सेट अप एन एकेडमी, नॉट फास्ट बट मोस्ट फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड। उसके बाद 386 ईस्वी को फिर पुनर्बार वो एथेंस चले आते हैं, वहाँ पर अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का शुरुआत करते हैं। अगर हम प्लाटो के ओरिजिनल नाम के बारे में बात करें तो उनका नाम था आर्टिकोलोस था, मगर उनको उनके गठन के बाद शरीर के गठन को देखते हुए उनका शरीर बहुत ही ब्रॉड स्ट्रॉन्ग सोल्जर था, जिसके कारण उनको प्लाटो बोला गया। फ्रेंड, हम प्लाटो के एज ए लेजेंडरी फिलोसोफर के रूप में लेते हैं, मगर उसके अलावा वो बहुत सारे फील्ड में अपना योग्यता हासिल कर चुके थे, जैसे कि म्यूजिक, मैथमेटिक्स, पोइट्री और रिटोरिक में। प्लाटो वन ब्रेवरी अवार्ड फॉर फाइटिंग 3 वॉर्स। उनको 3 युद्ध में पार्टिसिपेट करने के चलते हुए उनको ब्रेवरी अवार्ड भी मिला हुआ है। उनका मानना था कि लेट नो वन विदाउट ज्योमेट्री एंटर हियर, इंस्क्रिप्शन एट द पोर्टल ऑफ एकेडमी। अगर हम बात करें उनके एकेडमी का एक रूल था कि जिसको ज्योमेट्री के बारे में नॉलेज नहीं होगा उसको वो अपने इंस्टीट्यूशन में दाखिला नहीं देंगे। In 367 BC, invited Sicily to make a king philosopher, but got not success and sold Plato as a slave। अगर हम बात करें 367 में सिसिली जो कि उनको बुलाए थे अपना किंग फिलोसोफर बनाने के लिए, वहाँ पर उनका उतना नहीं चला और उनको स्लेव्स के दर पर बेच दिया गया। उसके बाद पुनर्बार उनको निकाला गया और फिर पुनर्बार वो एथेंस चले आए। अभी हम बात करेंगे प्लाटो के इम्पोर्टेंस वर्क्स के बारे में। अगर हम बात करें फर्स्ट ग्रुप, जब उनको उम्र 34 साल था, 34 साल से पहले उन्होंने लिखा था अपोलॉजी, क्राइटरो, मेनो, प्रोटोगोरस एंड गोर्जिया, जो कि फुल्ली आधारित था सॉक्रेट्स के डिबेट डिस्कशन के ऊपर। जितने भी सारे डिबेट डिस्कशन हुआ था उसी सबको उन्होंने एक बुक का फॉर्म दिया था, जिसका नाम था अपोलॉजी, क्राइटरो, मेनो, प्रोटोगोरस एंड गोर्जिया, जहाँ पर वो उन्होंने सॉक्रेट्स के फिलोसॉफी के बारे में वहाँ पर लिखा था, उनका व्यू पॉइंट को उन्होंने वहाँ पर लिखा था। merely demolish the contention of opponent without giving his own idea। यहाँ पर अगर बात करें तो जनरली जो भी तर्क वितर्क हुआ था सॉक्रेट्स और अन्य सोफिस्ट के बीच में, वो इस तर्क को उन्होंने अपोलॉजी, क्राइटेरो, मेनो, प्रोटोगोरस में डिफरेंट फॉर्म में लिखा था। अगर हम फ्रेंड बात करें सेकेंड ग्रुप में, प्लाटो ने अपना आइडियलिस्टिक व्यू लेकर वो लिखे थे, जो कि उनका उम्र जब 34 से 60 साल था, वो आइडियलिस्टिक व्यू के आधार पर लिखते थे। उनमें से इंपॉर्टेंट था रिपब्लिक और फोडरस। ट्राई टू एस्टैब्लिश सम ऑफ द पॉजिटिव डॉक्ट्रिन विद द हेल्प ऑफ मिथ। थर्ड ग्रुप, जब उनका उम्र था 60 साल, तब वो रियलिस्टिक व्यू के आधार पर लिखते थे। उनमें से इंपॉर्टेंट बुक, नोटेबल बुक बोले तो द स्टेटमेंट, जो कि पॉलिटोकस, फिलबस, क्राइटरस एंड द लॉ, जो था इंपॉर्टेंट उनका क्रिएशन में से एक। अभी हम बात करेंगे प्लाटो के इंपॉर्टेंट क्रिएशन के बारे में, इंपॉर्टेंट बुक के बारे में। पहला आता है रिपब्लिक, जहाँ पर उन्होंने आइडियल स्टेट, फिलोसोफर किंग, थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में लिखा था। देन आता है दूसरा बुक द स्टेट्समैन, वहाँ पर वो लिखे थे डिफेंड द सुपरिटी ऑफ द लॉ एज अपोज टू पर्सनल डिक्टेटरशिप। वहाँ पर वो अपोज के बारे में लिखे थे, किसको, डिक्टेटरशिप के अपोजिशन के बारे में वहाँ पर लिखे थे। बेसिक अगर हम थर्ड बुक के बारे में बात करें, जो कि लॉ के ऊपर था, जहाँ पर वो मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताए थे, जहाँ पर मिलित सरकार के बारे में बताए थे, मिलित संवैधानिक प्रक्रिया के बारे में बताए थे, जो कि उनका सबसे लॉन्गेस्ट डायलॉग भी था। अभी हम बात करेंगे मेन थ्योरी व आइडिया ऑफ प्लाटो के बारे में, जहां पर हम विस्तार में चर्चा करेंगे थ्योरी ऑफ जस्टिस, एजुकेशन सिस्टम और आइडिया ऑफ कम्युनिज्म। फ्रेंड, यहाँ पर आइडिया ऑफ स्टेट विथ फिलोसोफर की हम जिक्र नहीं करेंगे, खाली नॉर्मली हम 3 चीज़ को ही यहाँ पर फोकस करके ही पढ़ेंगे।
अभी हम थ्योरी ऑफ जस्टिस को जानने की कोशिश करेंगे कि प्लाटो के मुताबिक जस्टिस क्या होता था, एक न्याय किसे बोला जाता था, एक समाज में किसको हमें न्याय बोलना चाहिए था। उन्होंने तर्क वितर्क करके अपना एक फिलोसफी दिया था जो कि थ्योरी ऑफ जस्टिस हम बोलते हैं। अगर हम थ्योरी ऑफ जस्टिस के ओरिजिन के बारे में बात करें तो वो अपने बुक द रिपब्लिक से ही शुरुआती से दौर से ही लिखते आ रहे हैं, जहाँ पर उसका सब टाइटल जो था कंसर्निंग ऑफ जस्टिस, जहाँ पर उन्होंने जस्टिस को लेकर बहुत ही गुरुत्वपूर्ण भाव से वहाँ पर लिखा था। वहाँ पर उन्होंने दिया था कि जस्टिस एक समाज में क्या रोल प्ले करता है, एक जस्टिस समाज में क्या महत्व रखता है, उसके बारे में उन्होंने डिटेल में आलोचना किए थे। He saw in justice the only panacea of saving Athens from degradation and decay। तो यहाँ पर उनका मानना था कि अगर उनको एथेंस को बचाना है डिग्रेडेशन एंड डिके से, तो उनको जस्टिस को एक मीडियम के तरह इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी जाकर एथेंस में स्थिरता आ पाएगा। हिज ड्रीम ऑफ आइडियल स्टेट वॉज बेस्ड ऑन जस्टिस। अगर हम बात करें प्लाटो के जो आइडियल स्टेट था वो पूरा जस्टिस के ऊपर ही आधारित था। वो जस्टिस के थ्रू एक ऐसा प्रकार का राज्य का गठन करना चाहते थे जहां पर न्याय को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता हो। फ्रेंड, प्लाटो के थ्योरी ऑफ जस्टिस को जानने से पहले हमें बहुत सारे तर्क वितर्क को देखना पड़ेगा। उन्होंने अपने मंतव्य में क्या सब बोले हैं जस्टिस को लेकर, उसको पहले हमें समझना पड़ेगा। तो उसी आधार पर बोले तो सॉक्रेट्स ने बहुत सारे सोफिस्ट के साथ आलोचना किया है जो कि जस्टिस के ऊपर। वही सब चीज़ को प्लाटो ने अपने डायलॉग्स फॉर्म में अपने सब किताब में लिखने की कोशिश किए हैं, जहाँ पर हम बहुत सारे सोफिस्ट के आलोचना को यहाँ पर हम पढ़ेंगे। जो भी प्लाटो का रिप्लाई होगा वो सॉक्रेट्स का बोली जाने वाला भाषा के ऊपर ही आधारित होगा। अभी हम बात करेंगे सिफोलस के बारे में। सिफोलस जो कि एक खुद में एक सोफिस्ट थे, खुद में एक पॉलिटिकल थिंकर थे, वो अपना राय दिए थे जस्टिस को लेकर। हमें पहले उनको समझना पड़ेगा कि उनका राय क्या था जस्टिस को लेकर। उसी को हम थ्योरी ऑफ सिफोलस भी बोलते हैं, नहीं तो ट्रेडिशनलिज्म भी बोलते हैं। अगर हम बात करें सिफोलस एंड हिज सन पॉलीमरस, यहाँ पर सिफोलस और पॉलीमरस दोनों मिलकर यहाँ पर अपना व्यू रखने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके मुताबिक जस्टिस क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि जस्टिस मीन हेल्पिंग वन फ्रेंड एंड हार्मिंग वन एनिमी। तो यहाँ पर उनके मुताबिक है अगर कोई व्यक्ति अपने दोस्त को हेल्प करता है और उसके एनिमी को क्षति पहुँचाता है तो वो ही उनके लिए जस्टिस है। और एक व्यू में उन्होंने बताया है कि जस्टिस का मतलब क्या है। वहाँ पर वो लिखे हैं कि स्पीकिंग द ट्रूथ एंड पेइंग व्हाट इज़ ड्यू टू गुड्स एंड मैन। तो यहाँ पर उनका मानना था कि अगर हम सत्य बोलते हैं और हमारा जो भी कर्ज दूसरे व्यक्ति के ऊपर जो भी रहता है उसको अगर हम चुका पाते हैं तो वही उनके लिए जस्टिस है। उनके रिप्लाई में प्लाटो जो देते हैं, जो कि सॉक्रेट्स का बोली जाने वाला भाषा होता है, उसी को देखते हैं, उसी के आधार पर बोलते हैं कि जस्टिस मीन्स डूइंग गुड टू ऑल एंड हार्म टू नॉन। तो यहाँ पर जो प्लाटोनिक थ्योरी अगर हम बात करें जस्टिस को लेकर, तो यहाँ पर उनका मानना था कि हमें हर एक व्यक्ति के साथ अच्छा स्वभाव करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, तो वही होगा उसके लिए प्रॉपर जस्टिस। एक समाज के भीतर रहते हुए हमें किसी के खेती के बारे में सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि हम सोसाइटी का एक प्रमुख अंग है। हमें हर एक दूसरे का मदद करना चाहिए, जो कि प्लाटो रिप्लाई में देते हैं। प्लाटो अपने दूसरे उत्तर में यहाँ पर वर्णन करके लिखे हैं कि जो कि पूछा गया था सिफोलस के द्वारा जस्टिस मीन्स हेल्पिंग वन फ्रेंड एंड हार्मिंग वन एनिमी। तो उसके रिप्लाई में प्लाटो यहाँ पर लिखे हैं कि नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एनिमी एंड फ्रेंड। तो जनरली यहाँ पर बोला गया है कि सोसाइटी के भीतर रहते हुए हमें कभी भी पता नहीं चलता है कि कोई हमारे लिए शत्रु है, कौन हमारे लिए दोस्त है। तो एक शत्रु भी दोस्त की तरह व्यवहार कर सकता है, बा एक दोस्त भी एक शत्रु की तरह व्यवहार कर सकता है। तो यहाँ पर उनके बोलने का मुताबिक है हमें हर एक व्यक्ति के साथ एक समान प्रकार का व्यवहार आचरण रखना है, ताकि उसके लिए वही उसका एक सिद्धांत होगा। प्लाटो के मुताबिक जस्टिस एक सोशल कॉन्सेप्ट है, ना कि इंडिविजुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम हर एक इंडिविजुअल से मिलकर एक सोसाइटी बनता है। अगर एक सोसाइटी ठीक से आचार विचार करें तो इंडिविजुअल तक वो जस्टिस नहीं पहुंचेगा। तो हर एक जस्टिस का आधार सोसाइटी के ऊपर ही निर्भर करता है। अभी हम फ्रेंड बात करेंगे रेडिकलिज्म थिंकर जो थे थेसिमोस, जो उनका थ्योरी क्या था जस्टिस को लेकर, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अगर हम थेसिमोस के थ्योरी को देखें तो वहाँ पर उन्होंने तर्क देते हुए यहाँ पर लिखा है कि जस्टिस एज द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गर। तो मानते थे कि एक समाज के भीतर शक्तिशाली के हित के लिए ही न्याय बनता था, जहाँ पर वो अपने आप को सोसाइटी में एक सिक्योर करना चाहते थे।
अगर हम थेसिमोस के दूसरे तर्क को देखें तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि इनजस्टिस इज बेटर देन जस्टिस एंड अनजस्ट मैन इज बेटर देन जस्ट। तो उनका मानना था कि एक सोसाइटी के भीतर इनजस्टिस ही सबसे बेहतर है, क्योंकि एक समाज के भीतर एक स्ट्रॉन्ग वाइज पर्सन का बात ही सुना जाता है, जहाँ पर एक कॉमन मैन का कुछ भी वैल्यू नहीं होता है। तो इस कारण उनको इनजस्टिस सबसे बेटर लगा जस्टिस से। प्लाटो रिप्लाई में देते हुए यहाँ पर थेसिमोस को बोल रहे हैं कि जस्टिस कैन नेवर बी इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर। उनका मानना था कि जस्टिस कभी भी स्ट्रॉन्गर के लिए ही नहीं होता है, शक्तिशाली व्यक्ति के लिए नहीं होता है, जहाँ पर हर एक व्यक्ति के लिए न्याय सबके लिए समान होता है, जहाँ पर स्ट्रॉन्गर से लेकर एक कॉमन आदमी तक हर एक व्यक्ति के लिए जस्टिस सेम है। दूसरे तर्क में प्लाटो ने रिप्लाई देते हुए यहाँ पर लिखा है कि जस्टिस इज बेटर देन इनजस्ट एंड जस्ट मैन इज वाइजर स्ट्रॉन्गर एंड हैप्पियर। तो जनरली उनका मानना था कि जस्टिस से क्या होता है कि एक समाज में संतुलित बना रहता है, जहाँ पर स्ट्रॉन्गर से लेकर वाइज मैन तक सब कुछ खुशी में रहते हैं, क्योंकि वो एक लॉ से जुड़े होते हैं, एक समाज के भीतर एक आइन से जुड़े होते हैं, जो कि उनके भीतर एक इम्पार्शलिटी का एक जरिया बनता है, जहाँ पर उनके भीतर एक समानता, एक इक्वालिटी बना रहे। अभी हम दूसरे तर्क के बारे में बात करेंगे, जहां पर हम थ्योरी ऑफ ग्लूकन के बारे में चर्चा करेंगे, जहां पर ग्लूकन का जस्टिस को लेकर अपना राय क्या था उसके बारे में देखेंगे। अगर प्राग्माटिज्म के बारे में बात करें, जिनको प्राग्माटिज्म भी बोला जाता था, उसका अर्थ है हर एक चीज़ को सोसाइटी में प्रैक्टिकली उसको ऑब्जर्व करना। ग्लूकन ने अपना तर्क देते हुए यहाँ पर लिखा है कि जस्टिस इज़ आर्टिफिशियल एंड कन्वेंशनल। उनका मानना था कि जस्टिस आर्टिफिशियल एंड कन्वेंशनल है, जो कि हमारे समाज के भीतर एक समानता क्रिएट करने के लिए ही बना गया है। यहाँ पर अपने दूसरे तर्क में ग्लूकन ने लिखा है कि इट इज़ द चाइल्ड ऑफ फियर एंड इज बेस्ड ऑन द नेसेसिटी ऑफ द वीक। उनका मानना था कि जो जस्टिस होता है वो कमज़ोर के भय को दूर करने के लिए ही बना है, जहाँ पर एक सोसाइटी के भीतर जितने भी सारे ग्रुप हैं व सोशल ग्रुप हैं जो कि बहुत ही वीक होते हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए ही ये जस्टिस बना हुआ है। He said that it is good to be unjust but bad to suffer injustice। तो यहाँ पर उनका मानना था कि अनजस्ट होना तो ठीक है, मगर हमारे साथ कोई भी अन्याय नहीं होना चाहिए, बा इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। प्लाटो यहाँ पर उत्तर देते हुए यहाँ पर लिख रहे हैं कि जस्टिस इज इंटरनेसिक वर्च्यू हैव रूटेड इन ह्यूमन काइंड। उनका मानना था कि जो जस्टिस होता है ये मानव का अपना ह्यूमन वर्च्यू से क्रिएट होता है, अपने खुद के माइंड से क्रिएट होता है। जस्टिस ऐसा नहीं है कि हम जो भी बोल देते हैं वो हो जाता है। जस्टिस होता है एक समाज को हित को देखते हुए ही एक समाज के भीतर कैसे स्थिरता बना रहे उसके ऊपर देखते हुए ही जस्टिस का आता है कॉन्सेप्ट, जहाँ पर हम इनइक्वालिटी ये सब जब आता है एक समाज के भीतर अस्थिरता आ जाता है, तभी जाकर ये जस्टिस ह्यूमन के द्वारा अपने माइंड को लगाकर बनाया जाता है। एंड नॉट डिपेंड ऑन कन्वेंशन। तो उनका मानना था कि हमें कन्वेंशन के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। अब हम फ्रेंड इतने सारे तर्क वितर्क के बाद अभी हम प्लाटो के जस्टिस के बारे में जानेंगे कि प्लाटो का क्या मानना था जस्टिस को लेकर। अकॉर्डिंग टू प्लाटो देयर आर 3 फैकल्टीज इन एन इंडिविजुअल। तो प्लाटो का मानना था कि एक इंडिविजुअल के भीतर 3 फैकल्टीज होते हैं। तो क्या क्या पहले देख लेते हैं। पहला होता है रीजन, कॉरेज और एपिटाइट। रीजन का मतलब विजडम, कॉरेज का मतलब स्पिरिट और एपिटाइट का मतलब डिजायर। अगर किसी के व्यक्ति पास रीजन है तो वो रूलर क्लास बन सकता है, किसी व्यक्ति के पास कॉरेज है तो वो सोल्जर बन सकता है, किसी व्यक्ति के पास एपिटाइट है तो वो फार्मर व ट्रेडर बन सकता है। द प्रॉपर इंटर रिलेशनशिप ऑफ दिस फैकल्टी इन द इंडिविजुअल इज जस्टिस। तो उनका मानना था कि अगर इन तीनों के भीतर एक अच्छा संबंध बना रहा, कि उनके भीतर एक हार्मोनी बरकरार रहा, तभी जाकर हम एक सोसाइटी के भीतर जस्टिस देखने को मिलेगा, जहां पर हर एक व्यक्ति अपने ड्यूटी को गुरुत्व देगा। अगर हमारे ड्यूटी को अच्छे से हम फंक्शन करते हैं वही हमारे लिए जस्टिस होगा, उनका मानना था। Justice further demand that the 2 faculties of courage and appetite must be under the direction and guidance of the faculty of reason। तो जनरली उनका भी मानना था कि हमें हमारे सोसाइटी के भीतर अगर संतुलन बनाए रखना है तो हमें हमारे जो भी एक क्लासेस है उनको रेस्पेक्ट करना है, उनको आदर करना है। जो भी उनके द्वारा कुछ बनाया जाता है तो उसको आदर सहित मानना पड़ेगा, तभी जाकर हमारे सोसाइटी के भीतर एक स्थिरता आएगा, जहां पर हर एक वर्ग अपने दायित्व के बारे में ठीक से जानेगा, ठीक से निभाएगा, तभी जाकर हमारा सोसाइटी एक बेटर वे में फंक्शन कर पाएगा। ये प्लाटो का मानना था। अभी हम प्लाटो के क्लास डिवीजन के बारे में बात करेंगे, जो सारे श्रेणी एक समाज में देखने को मिलता है उसके बारे में। अगर प्लाटो के जो
क्लासेस के बारे में बात करें, उन्होंने एक क्वाड्रेंट फॉर्म में यहाँ पर अरेंज किया है, जहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है सोल, सेकंड क्वाड्रेंट में इंटरेस्ट, थर्ड क्वाड्रेंट में क्लास और फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है विर्चुअल। अगर किसी व्यक्ति का सोल रीजन ओरिएंटेड है व रीजन से गाइडेड है तो उसका इंटरेस्ट होता है नॉलेज, वो कौन से क्लास में जाएगा, फिलोसोफर क्लास, और उसका वर्च्यू होगा विजडम। अगर किसी पर्सन का ओरिएंटेशन स्पिरिट से गाइडेड होता है तो उसका इंटरेस्ट होता है ऑनर, वो कौन से क्लास में जाएगा, वॉरियर क्लास में, और उसका विर्चुअल होगा करेज। अगर एक व्यक्ति का सोल डिजायर से गाइडेड होता है तो उसका इंटरेस्ट होता है प्लेजर, वो कौन से क्लास में जाएगा, कॉमनर्स में जाएगा, और उसका विर्चुअल होगा टेम्परेंस। तो ओवरऑल हर एक चीज़ को यहाँ पर प्लाटो ने जस्टिस बोला है। हर एक वर्ग के लोग अपने दायित्व को जान ले और दायित्व को ठीक से निभा दें तो उनके लिए वही जस्टिस होगा, जिसके तहत एक समाज में स्थिरता बनाए रहेगा, जहाँ पर एक व्यक्ति एक क्लासेस के भीतर एक इंटर रिलेशन बरकरार रहेगा, जहाँ पर उनके भीतर एक हार्मोनी हमें देखने को मिल पाएगा। प्लाटो ने पुनर्वार जस्टिस को प्री डिफाइन करते हुए यहाँ पर कुछ अपना व्यू रखा था, उसके ऊपर अभी हम आलोचना करेंगे। जैसे कि जस्टिस इज द स्टेट्स मीन दैट शुड बी 3 क्लासेस इन द स्टेट ऑन फंक्शनल बेसिस। अगर हम बात करें ऑन ऑक्यूपेशनल बेसिस और फंक्शनल बेसिस के आधार पर हमें हमारे समाज के भीतर 3 क्लासेस व 3 वर्ग रखना है, जो कि हर एक वर्ग का एक स्पेसिफिक ड्यूटी होगा, हर एक वर्ग अपनी ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म करेगा। जो 3 क्लास था, जैसे कि मैं पहले ही बोल चुका था, पहला आता है फिलोसोफर क्लास, देन आता है वॉरियर और आखिर में आता है कॉमनर्स। अगर हर व्यक्ति अपना ड्यूटी को जान ले तो समाज के भीतर जस्टिस बरकरार रहेगा। देयर शुड बी प्रॉपर रिलेशन अमंग देम, तो उनके भीतर एक अच्छा संबंध रहना चाहिए ताकि हमारे समाज को संतुलित भाव से रूल एंड रेगुलेट कर पाएं। दे शुड परफॉर्म देयर अलॉटेड ड्यूटी एंड नॉट टू इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ वन अनदर। तो यहाँ पर बोला गया है कि हर एक व्यक्ति का जो भी ड्यूटी दिया गया है वो अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभाएंगे, मगर कोई भी व्यक्ति व कोई भी सोशल ग्रुप दूसरे सोशल क्लासेस के काम पे कभी भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। द वॉरियर एंड आर्टिशन शुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ गार्डियंस व फिलोसोफर किंग। तो यहाँ पर बोला गया है जितने भी सारे कॉमनर्स होते हैं व वॉरियर्स क्लासेस के होते हैं व आर्टिशन होते हैं, वो हमेशा गार्डियंस के कंट्रोल में रहते हैं, क्योंकि गार्डियंस सबसे सुपर क्लासेस है जो कि हमारे सोसाइटी में एक हार्मोनी बरकरार रखने में मदद करता है, एक स्टेट का, एक राज्य का। तो इसीलिए हमें गार्डियंस के जितने भी सारे प्रिंसिपल को मानना है। Justice thus means is to concentrate on one own sphere of duty and not to meddle with the sphere of other। तो जनरली ये यहाँ पर बोला गया है कि जस्टिस में अपने ही स्पीयर में आपको बनाए रखना है, ना कि दूसरे के स्पीयर में आपको टांग अड़ाना है। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें पता लग रहा है कि हर एक व्यक्ति को अपने काम के बारे में पता है, वो अपने स्पीयर में रहते हुए अपने काम को अगर ठीक से निभा लेता है तो तभी जाकर उस सोसाइटी में जस्टिस आ सकता है। जस्टिस इज़ द बॉन्ड विच होल्ड ए सोसाइटी टुगेदर। अगर हम बात करें जस्टिस एक वो कड़ी है जो कि समाज को बांधे रखा है एक दूसरे से। तो समाज को अगर स्थिर भाव से रखना है तो जस्टिस का होना बहुत ही ज़रूरी है। फैकल्टीज वर नॉट हेरिडेटरी। यहाँ पर हेरिडेटरी का मतलब होता है वंशगत, जो कि किनशिप हम बोलते हैं। यहाँ पर साफ मना किया गया है कि कोई भी व्यक्ति का कोई भी फैकल्टी व कोई भी क्लास कभी भी हेरिडेटरी बेसिस के ऊपर ग्रोथ नहीं करेगा, अपने मेरिट बेसिस पर ही उसका पोजीशन, उसका क्लासेस डिसाइड होगा। टू एंश्योर दैट the parent did not manipulate to get the best for their child, they were made to give up their child to the state। तो यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि एक पेरेंट्स अपना बच्चा होने के तुरंत बाद ही वो स्टेट को हैंड ओवर कर देता है, जहाँ पर स्टेट उसका पालन पोषण करता है, उसको एक अच्छा व्यक्ति बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जहाँ पर हम एजुकेशन सिस्टम में जब पढ़ेंगे तभी उसके ऊपर हम आलोचना करेंगे कि कैसे एक बच्चे को एलिमेंट्री से लेकर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम तक कैसे उसको प्रिपेयर किया जाता है, कैसे डिफरेंट स्तर से वो गुजरता है, उसके ऊपर हम आलोचना करेंगे। प्लाटो के थ्योरी ऑफ जस्टिस 3 सिद्धांतों के ऊपर ही आधारित है। पहला सिद्धांत है फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, दूसरा सिद्धांत है नॉन इंटरफेरेंस और तीसरा सिद्धांत है हार्मोनी बिटवीन 3 क्लासेस। तो पहला सिद्धांत को देखें तो यहाँ पर बोला गया है कि फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का मतलब ये होता है कि हर एक व्यक्ति एक समाज में रहते हुए वो अपना काम के बारे में जानना पड़ेगा, अपनी ड्यूटी के बारे में, अपने कर्तव्य के बारे में अगर जान लेता है तो वही होगा जस्टिस। देन दूसरे में बोला है नॉन इंटरफेरेंस, हर एक वर्ग, हर एक व्यक्ति दूसरे के काम में कभी भी टांग नहीं अड़ाएगा। मान लीजिए सोशल क्लासेस जो भी है, फिलोसोफर क्लास हो, वो चाहे वॉरियर क्लास हो व कॉमनर्स हो, कोई भी क्लासेस दूसरे क्लासेस के सोशल लाइफ के भीतर व इंटरफेयर नहीं करेगा।
यहाँ पर साफ साफ बोल दिया गया है कि हमें 3 क्लास के भीतर हमें हार्मोनी बरकरार रखना पड़ेगा, क्योंकि एक समाज के भीतर रहते हुए वो हर एक कड़ी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर हम समाज को एक संतुलित भाव से रूल एंड रेगुलेट करना है तो हर एक क्लासेस के भीतर एक इंटर रिलेशनशिप होना चाहिए। अभी हम देखते हैं मिथ ऑफ मेटल्स के बारे में, क्या राय था, क्या मानना था उस समय में। नोबुल लाए, तो यहाँ पर नोबुल का एक झूठी गाथा है जो उनका प्रोस्पेक्टिव था, एक समाज के भीतर ये प्रथा शुरुआत से देखने को मिला था, वही सब कॉन्सेप्ट को अभी हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। रैशनलाइज द फैक्ट दैट ऑल ह्यूमन बींग्स वेर बॉर्न ऑफ अर्थ एंड देयर बॉडी वेर मिक्सड विद द डिफरेंट मेटल। तो यहाँ पर बोला गया है कि एक इंसान जब बनता है तो बहुत सारे तत्वों व बहुत सारे मेटल्स को लेते हुए ही जन्म लेता है, तो उस मेटल के आधारित पर यहाँ पर उनका डिवीजन किया गया है। फिलोसोफर किंग्स शुड प्रोपोगेट द मिथ इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी। तो हमेशा एक फिलोसोफर क्लास का ड्यूटी होता है कि अपने सोसाइटी के लिए जो भी बेस्ट होता है उसी को देखते हुए ही उसको सब अपना प्रिंसिपल सब बनाना चाहिए बोलकर यहाँ पर लिखा गया है। अगर हम बात करें जो मेटल्स हम बोल रहे थे, यहाँ पर उनका डिवीजन जो कि उनके क्वालिटी के आधार पर हुआ था, उनके जो मेटल्स के ऊपर आधार हुआ है, उनके क्लासेस के ऊपर ही उसको आधारित किया गया है। अगर हम बात करें फिलोसोफर क्लास को गोल्ड, सोल्जर को सिल्वर और कॉमनर्स को ब्रॉन्ज। अगर हम इंडिया में एक प्रथा देखें, जब हमारा क्लास डिवीजन हमारे सोसाइटी में जब कास्ट डिवीजन हुआ था तो मोनू ने वहाँ पर हर एक वर्ग को एक एक स्थान दिया था कि भगवान के कौन से स्थान से कौन सा जाति उत्पत्ति हुआ है। वैसे ही यहाँ पर अगर मान सकते हैं कि ग्रीक सोसाइटी में, एथेंस में ये सब प्रथा हमें देखने को भी मिला था। अभी हम फ्रेंड कुछ क्रिटिसिज्म के ऊपर बात कर लेते हैं कि क्या सब क्रिटिसाइज करते हुए बहुत सारे थिंकर ने क्या अपना व्यू पॉइंट रखा था एथेंस के सोसाइटी के ऊपर। पहला तो इट ले ग्रेट स्ट्रेस ऑन ड्यूटी एंड हैज़ नो रिगार्ड्स फॉर राइट। तो उनका मानना था कि उनके सोसाइटी में ज़्यादातर ड्यूटी के ऊपर फोकस किया गया था, जहाँ पर एक व्यक्ति के अधिकार के बारे में कुछ ही बोला नहीं गया, जहाँ पर हम अनडेमोक्रेटिक वे में उसका फंक्शन होते हुए हमें देखने को मिला। वहाँ पर सोसाइटी को 3 हिस्से में डिवाइड किया गया था, जहाँ पर 3 क्लासेस का ग्रुप बनाया दिया गया था, जो कि अभी के सोसाइटी में बात करें तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिवाइड सच काइंड ऑफ सोसाइटी। प्लाटो यूनिटी थ्रू यूनिफॉर्मिटी इज़ नॉट स्टेबल। अगर हम बात करें, जो प्लाटो ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट में यूनिटी, इंटरनल रिलेशनशिप के बारे में बताए थे, तो एक तरफा देखें तो ये कभी भी संभव नहीं है। एक सोसाइटी के भीतर हर एक व्यक्ति का अलग अलग चॉइस, ओपिनेट होता है, फ्रेगमेंटेड होता है, जिसके कारण हम कभी भी सोसाइटी को स्टेबल नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा नेचर ही है, एक व्यक्ति का स्वभाव वैसा बन चुका है कि वो कभी भी एक जगह पर टिका नहीं रहता है। It is rigid as it based on functional specialization and one man one work throughout the life। तो यहाँ पर उनका मानना था कि जो जन फंक्शनल स्पेशलाइजेशन था तो बहुत ही कठोर था, जिसके कारण एक व्यक्ति का खुद का ओपिनियन व खुद का चॉइस नहीं था। एक जॉब पर अगर लग जाता था तो उसका और दोबारा चेंज करके दूसरा जॉब के लिए जाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि पहले से ही डिसाइड कर दिया जाता है कि एक व्यक्ति क्या काम करेगा। It stands for non-interference, but it is impossible for a ruler not to interfere in the affair of the subject। तो यहाँ पर जो प्लाटो के द्वारा बोला गया था कि नॉन इंटरफेरेंस कॉन्सेप्ट, जो कि एक वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल भी था, तो उसको देखें तो यहाँ पर ये असंभव है, कोई भी रूलर के बस में नहीं है कि कोई भी व्यक्ति का सोशल लाइफ को इंटरफेयर किए बिना वो कैसे एक डिसीजन तक आ सकता है। तो यहाँ पर उनका मानना था कि एक रूलर को हर एक लाइफ को इंटरफेयर करना ही पड़ता होगा अगर उसको प्रॉपर जजमेंट देना है तो। प्लाटो जस्टिस विथ कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड वाइफ्स इग्नोर द फंडामेंटल ह्यूमन साइकोलॉजी। अगर हम बात करें, प्लाटो ने अपने सोसाइटी को कम्युनिज्म पर्सपेक्टिव में गढ़ने की चेष्टा किया था, जहां पर उन्होंने एक इंडिविजुअल्स व एक ह्यूमन का खुद का राय के बारे में कभी भी नहीं पूछा है। उन्होंने समाज को एक सोशल ऑर्डर में बांट दिया था, सोशल ऑर्डर में उन्होंने खड़ा कर दिया था, जहाँ पर हर व्यक्ति का काम पहले से ही स्थिर था और हर एक व्यक्ति क्या काम करेगा पहले से ही निर्धारित था, जहाँ पर एक इंडिविजुअल का खुद का चॉइस, ओपिनियन का कुछ भी वैल्यू नहीं था। अभी हम फ्रेंड प्लाटो के एजुकेशन सिस्टम को जानने की कोशिश करेंगे, उन्होंने क्या क्या सब अपना व्यू रखा था उसका ऊपर चर्चा करेंगे। पहले इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कर देते हैं, जहां पर लिखा गया है कि इट लिंक विद द थ्योरी ऑफ जस्टिस। ये थ्योरी ऑफ जस्टिस के ऊपर ही आधारित है। अगर हम एजुकेशन सिस्टम को देखें तो एजुकेशन एक अहम रोल प्ले करता था एक सोसाइटी के भीतर हार्मोनी, एक इंटर रिलेशनशिप रखने में, क्योंकि एजुकेशन के थ्रू हर एक व्यक्ति एक समान रूप से हर एक चीज़ का बेनिफिट उठा पाता था, जिस कारण एक सोसाइटी के भीतर एक हार्मोनी बरकरार रहता था।
यहाँ पर अर्नेस्ट वाकन ने एजुकेशन को लेकर यहाँ पर लिखा है कि मेंटल मेलोडी बाय मेंटल मेडिसिन। अगर हम बात करें एक व्यक्ति को एक अच्छा सोच देना, एक अच्छा आइडिया देना, एक अच्छा कॉन्सेप्ट देना, तो वो सब किसके थ्रू हो सकता है कि एजुकेशन के थ्रू हो सकता है। तो यहाँ पर एक एजुकेशन को वो मेडिसिन के थ्रू मानते थे, जहाँ पर एजुकेशन के थ्रू ही हमें समाज में बदलाव ला पाएंगे। मैनी इविल इन सोसाइटी कैन बी एलिमिनेटेड बाय एजुकेशन। तो उनका मानना था कि बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, बेकार के कॉन्सेप्ट हैं, जो कि अनजस्टिस हैं, ये सब को अगर हमें मिटाना है तो हमें एजुकेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी देना पड़ेगा। एजुकेशन के थ्रू ही कुछ रिफॉर्म आ सकता है व कुछ चेंजेस आ सकता है एक सोसाइटी के भीतर। जितना भी अज्ञानता हमारे सोसाइटी के भीतर भरा हुआ है, अगर हमें उसे दूर फेंकना है तो हमें एजुकेशन को मोस्ट प्रायोरिटी देना पड़ेगा। एक एजुकेशन के थ्रू हमें एक व्यक्ति का अज्ञान दूर कर पाएंगे और उसको ज्ञानी बना पाएंगे। यहाँ पर रूसो प्लाटो के जो बुक था उसके ऊपर कमेंट करते हुए यहाँ पर लिखा है कि द फाइनेस्ट ट्रीटी ऑन एजुकेशन दैट हैज़ बीन एवर रिटन। तो उनका मानना था कि जो थ्योरी ऑफ जस्टिस जो था एजुकेशन के ऊपर सबसे बेहतरीन बुक था, वो मानते थे कि जो थ्योरी ऑफ जस्टिस एजुकेशन के ही ऊपर आधारित है, इसलिए वो सोचते थे कि उन्होंने जो एजुकेशन के ऊपर जो भी ग्रंथ लिखा था वो सबसे बेस्ट था। प्रोफेसर बार्कर ने टिप्पणी देते हुए यहाँ पर लिखा है कि रिलेशनशिप बिटवीन जस्टिस एंड एजुकेशन, ट्रेनिंग फॉर स्पेशल वर्क एंड कीपिंग परफॉर्मेंस। तो जनरली ये उनका मानना था कि एक एजुकेशन के थ्रू एक सोसाइटी को कंट्रोल करना बहुत ही इजी था। हर एक चीज़ का बेटर क्वालिटी, बेटर परफॉर्मेंस में वृद्धि आना एक एजुकेशन के थ्रू ही संभव है। एजुकेशन इज़ इंडिविजुअल एज वेल एज सोशल एस्पेक्ट। अगर हम बात करें एजुकेशन के थ्रू ही हमें हमारे सोसाइटी के कंट्रीब्यूशन करने में सक्षम होते हैं। कब होते हैं? जब हम एक अच्छा नौकरी करते हैं, उस नौकरी से हम हमारे स्टेट को मदद करते हैं, साथ ही साथ हमारे खुद का भी भरण पोषण हो जाता है। मिक्सचर ऑफ एथेनियन इन प्राइवेट हैंड एंड स्पार्टन सिस्टम फुली स्टेट कंट्रोल। अगर हम बात करें तो जनरली यहाँ पर एक मिक्सचर कंपोजिशन हमें देखने को मिला था, जहाँ पर एथेनियन के पास प्राइवेट हैंड था और स्पार्टन के पास स्टेट कंट्रोल था। तो ये दोनों मिलकर ही वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को रूल एंड रेगुलेट करते थे। अभी हम कुछ फीचर्स के ऊपर आलोचना कर लेते हैं, जैसे कि स्टेट कंट्रोल एजुकेशन। तो एजुकेशन के ऊपर स्टेट का ही अथॉरिटी था, स्टेट ही उसको रूल एंड रेगुलेट करता था। एजुकेशन उस समय कंपल्सरी था, जहाँ पर पेरेंट्स का निर्णय भी नहीं लिया जाता था, पेरेंट्स का कुछ भी वहाँ पर वैल्यू नहीं था। जब भी एक बच्चा पैदा हो जाता था तो वो स्टेट के अंडर में चला आता था, उसके बाद स्टेट ही उसका भरण पोषण करता था। इक्वल एजुकेशन टू मैन एंड वुमेन। तो दोनों को बराबर से एजुकेशन दिया जाता था। नॉट क्लियर मेंशन अबाउट द एजुकेशन ऑफ कॉमनर। तो कॉमनर्स को किस प्रकार का एजुकेशन दिया जाता था उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में नहीं बोला गया है। स्ट्रिक्ट सेंसरशिप ऑफ ऑल लिटरेरी एंड आर्टिस्ट वर्क। तो जनरली यहाँ पर उनका लिए बहुत ही सख्ती था, उनको हर एक चीज़ को एक बेटर वे में बेटर तरीके से परफॉर्म करना है। एम्ड एट मोरल एज वेल एज फिजिकल डेवलपमेंट। तो ये दोनों तरह से एक व्यक्ति के अंदर डेवलपमेंट चाहते थे, वो फिजिकल हो चाहे वो मेंटली, दोनों तरफ से ही वो व्यक्ति डेवलप करें। चीफ ऑब्जेक्टिव टू प्रोड्यूस द फिलोसोफर किंग। तो उनका मेन उद्देश्य था एजुकेशन सिस्टम से उनको बेहतरीन से बेहतरीन फिलोसोफर किंग पैदा करना। 2 ईयर ऑफ कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग। हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चे को 2 साल का मिलिट्री ट्रेनिंग दिया जाता है, ताकि वो अपने देश की जब भी ज़रूरत पड़े तो एक सोल्जर के रूप में वो एक काम कर पाए। अभी हम उनके एजुकेशन सिस्टम के कोरिकुलम के बारे में जानेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार वो अरेंज हुआ है। पहला आता है एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि 20 से लेकर 20 साल तक दिया जाता है। देन आता है हायर एजुकेशन, जो कि 20 से लेकर 35 साल तक दिया जाता है। अगर हम बात करें एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर, जो कि पहला स्टेज होता है, जो कि 20 से लेकर 6 साल तक आपको किस किस के ऊपर आपको नॉलेज देंगे। पहला होता है लैंग्वेज के ऊपर, आपको लैंग्वेज सिखाएंगे कि आपको किस प्रकार का भाषा बोलना है। देन दूसरा है आपको रिलीजन के ऊपर ज्ञान देंगे, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के ऊपर ज्ञान देंगे, जहां पर आपको धार्मिक बनाने की चेष्टा किया जाएगा। हमारे सेकेंड स्टेज में 6 साल की उम्र से लेकर 18 साल की उम्र तक हमें क्या सब के बारे में हमें सिखाएंगे। पहले तो हमें म्यूजिक के बारे में सिखाएंगे और दूसरा हमें जिम्नास्टिक के बारे में सिखाएंगे। म्यूजिक के बारे में सिखाने का मूल लक्ष्य था हमारा सोल को डेवलप करना, और जिम्नास्टिक के थ्रू हमारे बॉडी को डेवलप करना वो चाहते हैं।
थर्ड स्टेज में जब हमारा उम्र 18 से लेकर 20 तक होगा तब हमें वो मिलिट्री एजुकेशन के बारे में हमें प्रशिक्षण देंगे, जहाँ पर हमें कंपलसरी मिलिट्री एजुकेशन 2 साल के लिए हमें दिया जाएगा, जहाँ पर हमारे 18 साल से लेकर हम 20 साल तक, हमारा जब उम्र 20 साल तक होगा तब तक हम वहाँ पर मिलिट्री एजुकेशन के बारे में प्रशिक्षण लेंगे। देन आता है हायर एजुकेशन, जो शुरू होता है हमारे 20 साल की उम्र में ही, जो कि हमें लगभग 30 साल तक ही हमें हायर एजुकेशन देते रहेंगे। वहाँ पर हमें एजुकेशन ऑफ मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक एंड अदर सोशल साइंस के बारे में हमें ज्ञान देंगे। हायर एजुकेशन के सेकंड स्टेज जो शुरू होता है 30 से लेकर 35 साल के उम्र तक, हमें क्या वो सिखाएंगे, वो हमें डायलेक्टिकल सब चीज़ दिखाएंगे कि हमें कैसे एक फिलोसोफर किंग बनना है, उसके ऊपर हमें वो ज्ञान देंगे। और फिलोसोफर किंग का शुरुआत व ट्रेनिंग कब शुरू होता है, 35 से लेकर 50 साल तक हमें फिलोसोफर किंग बनने का बारे में हमें ज्ञान देंगे कि आप कैसे एक अच्छा फिलोसोफर किंग बन सकते हो, जो कि हमारा शुरुआती करियर 15-15 साल के इंटरवल में सब एजुकेशन में हमें देखने को मिला है, जहाँ पर हमें बहुत सारे नॉलेज के ऊपर हमें वो ज्ञान देंगे। उसको और एक बार रिकैप कर लेते हैं कि उनका एजुकेशन को लेकर उनका क्या आइडिया था। अगर हम बात करें तो वो एजुकेशन को वर्च्यू ऑफ नॉलेज मानते थे, जहाँ पर एक इंटेंजिबल वर्ल्ड में नॉलेज ही एकमात्र रास्ता है जहाँ से व्यक्ति का स्वभाव से में परिवर्तन आएगा, उसके आइडिया में, उसके सोल में, उसके आत्मा में, हर एक जगह में अगर विकास होना है तो उसको बेटर एजुकेशन देना पड़ेगा। एजुकेशन ही एकमात्र रास्ता है। तो उनका वहाँ था फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, जहाँ पर 3 क्लासेस के लिए बराबर एजुकेशन दिया जाएगा। कहाँ पर भी एजुकेशन रिलेटेड चीज़ों में कहाँ पर भी आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखने को मिलेगा, जहाँ पर कोई भी क्लास डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, हर एक वर्ग के बच्चे को समान वे में ट्रीट किया जाएगा। Education as basis for choosing citizen for specific tasks in the ideal state, also the basis for social mobility among 3 classes। उनका मानना था कि एजुकेशन ही एकमात्र जरिया है जहां पर हम एक पर्सन के गुण के बारे में पहचान पाएंगे कि एक पर्सन किस लिए बना है, उसका मेन फंक्शन एक सोसाइटी के भीतर क्या होगा, वो सब डिसाइड होता है एजुकेशन के प्रोसीजर के थ्रू में। एक लड़का अगर अच्छा परफॉर्म करता है, वो एक अच्छा फिलोसफी दे पाता है तो वो फिलोसोफर क्लास, एक बच्चा अगर अच्छा से यूथ कर पाता है तो वो ओरियर क्लास। इस हिसाब से एक व्यक्ति के प्रोफेशन को डिसाइड किया जाता था। वहाँ पर एजुकेशन 3 फेजेस में दिया जाता था। पहला होता था एलिमेंट्री एजुकेशन, देन होता था हायर एजुकेशन, देन होता था प्रैक्टिकल ट्रेनिंग टू रूलिंग क्लास। तो अगर हम बात करें एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि शुरू होता है शुरुआती 20 साल तक, आपको किस किस की चीज़ के बारे में आपको बताएंगे। पहले तो आपको जिम्नास्टिक के बारे में ज्ञान देंगे, देन म्यूजिक के बारे में। अगर हम बात करें हायर एजुकेशन, जो कि नेक्स्ट 15 साल तक आपको क्या क्या सिखाएंगे, पहले तो आपको बताएंगे कि आपको कैसे एक अच्छा नॉलेजेबल पर्सन बनना है, जहाँ पर आपको बहुत सारे नॉलेज का ज्ञान देंगे, जैसे कि मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी, एरिथमेटिक, फिलोसॉफी, लॉजिक और भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। तब उस दौरान आपको क्या करेंगे कि आपको गार्डियन क्लास के लिए भी आपको प्रिपेयर करेंगे, आपको किस प्रकार से एक अच्छा अथॉरिटी बनना है उसके बारे में भी आपको प्रशिक्षण देंगे। देन आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए, जो कि नेक्स्ट 15 साल भेजा जाएगा, जहां पर आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एक एडमिनिस्ट्रेशन में रहते हुए आपको लेना पड़ेगा, जहां पर आपको हर एक चीज़ को, हर एक मैनेजमेंट को आपको सीखना है। अब हम उनके एजुकेशन सिस्टम के प्लस और माइनस पॉइंट को जानने की कोशिश करेंगे। सेम्स फॉर बोथ सक्सेस, इसका मतलब यह है कि वहाँ पर सोसाइटी बहुत ही लिबरल था, जहाँ पर लड़का और लड़की दोनों को साथ में पढ़ने के लिए मौका दिया जाता था। वहाँ पर एजुकेशन का इतना महत्व था कि हमें बहुत सारे टॉपिक के ऊपर उनको पढ़ाते हुए देखने को मिला था, जहाँ पर मैथमेटिक्स से लेकर तो ज्योमेट्री से लेकर लॉजिक के ऊपर वो एक तरफ से उनको वाइस बनाने की चेष्टा में लगे हुए थे कि कैसे एक व्यक्ति के भीतर उसके इनर क्वालिटी को डेवलप करके कैसे एक व्यक्तित्व को महान हमें बनाना है, उसके ऊपर वो फोकस थे। माइनस था यूटोपिक, रेजिमेंटेड, अंडरमाइन इंडिविजुअलिटी, एब्स्ट्रैक्ट, एक्सपेंसिव। तो ये था उसका माइनस पॉइंट। अगर हम एजुकेशन सिस्टम को देखें तो और एक व्यक्ति का होप को वो तोड़ देते थे। एक व्यक्ति अगर दूसरे स्टेज में क्वालिफाई नहीं कर पाता था तो उसको और दूसरा बार मौका भी नहीं दिया जाता था। अगर हम उसके क्रिटिसिज्म के ऊपर जाएं तो यहाँ पर लिखा गया है कि मेनली फॉर द गार्डियन क्लास। तो ये जब कॉन्सेप्ट था एजुकेशन सिस्टम, तो वहाँ पर खाली गार्डियन क्लासेस को प्रायोरिटी देखते हुए ही वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम को ज़्यादा महत्व दिया गया था। देन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस था, बहुत ही लेंदी था, बहुत ही समय के अंतराल के बाद एक व्यक्ति को राजा बनने का मौका दिया जाता था। इनकेपेबल ऑफ डीलिंग विद द हार्ड रियलिटी ऑफ लाइफ। तो उस समय क्या होता था कि आपको अपने लाइफ के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं चलता था, आपको एक चेन में बांध दिया जाता था जहाँ पर आपको एक चीज़ के ऊपर फोकस करना ही है। सेंसरशिप ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, अगर हम बात करें तो यहाँ पर आर्ट एंड लिटरेचर के ऊपर बहुत ज़्यादा ही गुरुत्व दिया जाता था। एक फिलोसॉफिकल
थॉट लाने के लिए वहाँ पर आर्ट एंड लिटरेचर के थ्रू ही एक व्यक्ति के भीतर एक इनर क्वालिटी जागरूक हो सकता है और वो महान बन सकता है। नो रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस स्टेजेस, तो यहाँ पर कोई भी समझौता नहीं था किसी भी स्टेजेस के ग्रुप के साथ, तो हर एक वर्ग के लोग अपने ही काम में मग्न रहते थे, कोई भी इंटर रिलेशनशिप का वहाँ पर चांसेस ही नहीं था। नो एजुकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो वहाँ पर एजुकेशन में जो अगर हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर कोई भी ऐसा बेसिक एजुकेशन दिया नहीं गया था। डाइवर्सिटी टू ह्यूमन साइकोलॉजी, बहुत ही वहाँ पर डाइवर्सिटी हमें देखने को मिला था कि जहाँ पर एक व्यक्ति अगर कोई भी जगह पर फेल हो जाता था तो उसको आगे बढ़ने का और मौके भी नहीं मिलता था, जहाँ पर पूरा सोसाइटी बटा हुआ था। जिस सोसाइटी में खाली मेरिटोक्रेसी के बेसिस पर जो बेहतर करता है उसी को ही चांस, जो थोड़ा भी फेल मान जाता है तो उसको सोसाइटी में और कोई भी स्थान नहीं दिया जाता था, उसको लोअर सेक्शन में ही डाल दिया जाता था। इसीलिए हर एक व्यक्ति चेष्टा करता था कि वो अपना कैसे बेस्ट दे पाए। अगर हम बात करें तो किंग का रूल होता था 15 साल के लिए, तो किंग एक बनता था तो वो 15 साल के लिए ही रूल कर पाता था। फ्रेंड, मैं आपको बताऊंगा कि कम्युनिज्म एथेंस में हमें क्यों देखने को मिला था, व कम्युनिज्म स्पिरिट हमें वहाँ पर क्यों देखने को मिला था। उसका मूल लक्ष्य था कि जो गार्डियन क्लास था उसको रेस्ट्रिक्ट करना। तो उसका जो दायित्व ये बनता था कि एक गार्डियन क्लास को एक प्रॉपर रास्ता दिखाना, वो खाली रूलिंग के बारे में सोचे, ना कि और सांसारिक जीवन मोह माया के बारे में सोचे। इसलिए यहाँ पर कम्युनिज्म के बारे में ज़्यादा बोलते हुए यहाँ पर प्लाटो ने यहाँ पर बताया है कि गार्डियन क्लास को क्या क्या सब चीज़ के बारे में ध्यान में रखना पड़ता था जब भी वो रूल करता था, और उसके साथ साथ बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन भी उनके ऊपर लागू होता था ताकि उनको इस मोह माया से उनको दूर किया जाए। वो खाली लोगों के हित के लिए सोचे, स्टेट के हित के लिए ही सोचे, उतना ही उसका दायित्व था एक सोसाइटी के भीतर, एक समाज के भीतर, एक राज्य के भीतर। अभी हम बात करेंगे उनके कम्युनिटी ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी के बारे में। तो यहाँ पर लिखा गया है कि रूलर्स एंड ऑक्सिलरीज गार्डियन हैविंग कम्युनल लाइफ, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, नो फैमिली, नो परमानेंट मैरिज, no एफिलिएशन टू चिल्ड्रन। तो यहाँ पर स्पेशली स्ट्रिक्ट रूल था। यहाँ पर अगर हम उसका स्पिरिट को देखें तो यहाँ पर कम्युनिज्म स्पिरिट बहुत ज़्यादा देखने को मिला था कि एक रूलर कैसे एक अच्छा राजा बन पाए, उसके जो भी ऑब्स्टाकल है उसको हमें पहले दूर फेंकना है, तभी जाकर एक रूलर एक अच्छा राजा बन पाएगा। तो उसको लेकर यहाँ पर बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन उनके लिए स्पेशली बनाया गया था, जहाँ पर उनको कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का अधिकार नहीं था, नो फैमिली, उनके लिए कोई भी घर संसार का कुछ भी मोह माया नहीं था, नो परमानेंट मैरिज, नो एफिलिएशन टू चिल्ड्रन। तो ये सब रेस्ट्रिक्शन एक गार्डियन क्लास को मानना पड़ता था एक अथॉरिटी पाने के लिए। तो पहले तो उनका कोई भी संपत्ति नहीं होगा, देन फैमिली नहीं होगा, देन विवाहिक शौक भी नहीं होगा, एंड अपना जो चिल्ड्रन के प्रति जो मोह होता है, मेरा बेटा, मेरा बच्चा बोलकर, वो सब भी कोई भी कॉन्सेप्ट वहाँ पर नहीं रहेगा अगर आप गार्डियन क्लास के लिए चुने जाते हैं तो। To prevent nepotism and corruption in ruling class, to have unity of the state and just society state। अगर हम बात करें तो जनरली ये सब होने का मुख्यतः कारण है कि वहाँ पर वो नेपोटिज्म और करप्शन को चेक करना चाहते हैं ताकि एक रूलिंग क्लास के भीतर कुछ भी मोह माया ना रहे, वो अपने रूलिंग के ऊपर काम करे, वो कैसे एक अच्छा शासक बन पाए उसके ऊपर काम करे, उसके लिए उसको ये सब रेस्ट्रिक्शन दिया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर बोला गया है कि अगर हमें एक स्टेट के भीतर यूनिटी लाना है तो हमें ये स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन हमें फॉलो ही करना पड़ेगा। गार्डियन विल लिव टुगेदर इन बैरक्स, ईट टुगेदर ऑन कॉमन टेबल। तो जनरली यहाँ पर गार्डियन के लिए कुछ स्पेसिफिक रूल यहाँ पर मेंशन किया गया है कि गार्डियन क्लास को ये सब चीज़ का पालन करना पड़ेगा। पहला तो उनको अपने सीमा के हित में ही रहना पड़ेगा, और साथ ही वो कभी भी अपने आप को सुपीरियर कभी भी नहीं मानना है, क्योंकि वो भी एक समाज का एक भिन्न अभिन्न अंग है, वो भी एक समाज से ही उभरे हुए एक व्यक्ति हैं। तो वो समाज के लोगों को ही देखते हुए ही अपना जो भी प्रिंसिपल लॉ वो सब लगाना है। टेम्पोररी मैरिज टू प्रोड्यूस बेस्ट ऑफस्प्रिंग हु आर टेकन अवे फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो वहाँ पर अनऑफिशियल मैरिज का भी स्वीकृति था, एक बच्चा हो जाने के बाद उसको स्टेट के अधीन उसको हैंड ओवर कर देना पड़ता था। प्रोड्यूसर टू प्रोवाइड फॉर ऑल मटेरियल कंफर्ट फॉर टू गार्डियन। तो प्रोड्यूसर क्लास जो होते थे वो गार्डियन क्लास को हर एक चीज़ को सुख सुविधा मुहैया करते थे। ये बहुत ही रेडिकल था, यूजेंसी था, इमांसिपेशन ऑफ वोमेन, नेशनलिज्म ऑफ द फैमिली था। उसको क्रिटिसिज्म में लिखा गया है कि इसको यूटोपिक, रेजिमेंटेड, कन्फ्यूजन और कॉमन चिल्ड्रन के बारे में यहाँ पर उसको क्रिटिसिज्म में दर्शाते हुए बहुत सारे फिलोसोफर ने क्रिटिसाइज भी किया है।
अगर हम बात करें फ्रेंड, अभी जो हम डिस्कशन करेंगे वो है मॉडर्न कम्युनिज्म से लेकर प्लाटो के समय में देखे जाने वाले कम्युनिज्म के भीतर। अगर हम मॉडर्न कम्युनिज्म को देखें तो हम कार्ल मार्क्स को जनरली उनके फादर मानते हैं, मगर उस दौरान जो कम्युनिज्म देखने को मिलता था वो किस प्रकार का कम्युनिज्म था। अगर हम यहाँ पर देखें कम्युनिज्म का अर्थ, तो कम्युनिज्म का अर्थ आता है कॉमन से, मीन्स एज ए होल मान लेते हैं, जहाँ पर हर एक चीज़ सोसाइटी का होगा। हम सोसाइटी के अंदर रहते हुए ही हर एक चीज़ का उपभोग करेंगे। मॉडर्न कम्युनिज्म में लिखा गया है कि कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ सोसाइटी और इक्वल राइट्स ऑफ सोसाइटी ऑन रिसोर्स। तो यहाँ पर जनरली एक प्री डिफाइन कर दिया है कि जो प्रॉपर्टी होगा वो समाज का होगा, सोसाइटी का होगा, जिसके ऊपर स्टेट का ही अधिकार होगा। स्टेट हमें यह रहने के लिए दिया है, जहाँ पर स्टेट चाहे तो उसको ले भी सकता है। जहाँ पर सोसाइटी के भीतर रहते हुए हर एक वर्ग, हर एक इंडिविजुअल का सोसाइटी के ऊपर हक है। मॉडर्न कम्युनिज्म प्राइवेट प्रॉपर्टी को रिजेक्ट करता है, जहां पर उन्होंने क्लासलेस सोसाइटी के बारे में जिक्र किया है कि वो इस प्रकार का सोसाइटी क्रिएट करना चाहते हैं जहां पर कोई भी श्रेणी ना हो, जो कि मॉडर्न कम्युनिज्म का मानना था। अगर हम फ्रेंड प्लाटो के कम्युनिज्म के बारे में बात करें तो प्लाटो का कम्युनिज्म पूरी तरह से गार्डियन क्लास के ऊपर ही बेस है, जहां पर वो गार्डियन क्लास को रेस्ट्रिक्ट करते हुए यहां पर अपना पॉइंट रखने की चेष्टा कर रहे हैं। जहां पर उन्होंने बोला है कि वाइफ्स एंड हस्बैंड एंड चिल्ड्रन आर कॉमन। तो उनका ये मानना था कि जो गार्डियन क्लासेस होते थे उनके पास फैमिली नहीं होता था, जहां पर उनको कोई भी शारीरिक संबंध रखने ही नहीं दिया जाता था, जहां पर उनको खाली टेम्पोररी रिलेशन के लिए परमिशन था, जहां पर वो अपना ऑफस्प्रिंग को पैदा कर सकते हैं। मगर वहां पर भी एक कंडीशन था कि उनको पता नहीं लगेगा कि वो उनका बेटा है, कि उनका जो इंटरकोर्स हुआ था जो लड़की के साथ वो उनका पत्नी है, ये सब उनके बारे में कुछ पता नहीं होता है। तो जनरली अगर हम बात करें वहां पर हर एक चीज कॉमन होता है, किसी को किसी के बारे में पता नहीं है कि वो उसका हस्बैंड है, कि इसका वाइफ है, कि उसका बेटा है। रीयूनियन ऑफ प्रॉपर्टी, रीयूनियन प्रॉपर्टी का अर्थ है कि एथेंस में अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो वहां पर प्राइवेट प्रॉपर्टी का कुछ ऐसा जिक्र नहीं किया गया है, जहां पर प्रॉपर्टी सब स्टेट का होता है, स्टेट के द्वारा लोगों को दिया जाता है रहने के लिए, उनको लाइफ को इजी बनाने के लिए, उतना ही वहां पर प्रॉपर्टी का रोल होता है और कुछ नहीं। अभी हम कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि पहला फीचर में लिखा हुआ है कि कनेक्टेड विद द थ्योरी ऑफ जस्टिस। अगर हम पूरे स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं कि जो प्लाटो का थ्योरी ऑफ जस्टिस हर एक जगह पर यूटिलाइज हो रहा है, वो चाहे एजुकेशन में हो, वो चाहे उनका कम्युनिज्म में हो, तो थ्योरी ऑफ जस्टिस हर एक जगह पर हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट में लिखा गया है कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स और प्रॉपर्टी का अर्थ, जो कि मैंने अभी रिसेंटली आपको बताया है कि वहाँ पर कोई भी रिलेशन परमानेंट नहीं होता है, वो सब टेम्पोररी होता है। वो चाहे तुम्हारा प्रॉपर्टी भी हो, प्रॉपर्टी स्टेट के द्वारा लोगों को दिया जाता है ताकि उनका लाइफ बहुत ही ईजियर हो सके। ओनली फॉर गार्डियन क्लास, जैसे कि फ्रेंड मैंने पहले ही बता दिया था कि जो हमारा कम्युनिज्म है जो प्लाटो के द्वारा दिया गया था वो स्पेशली गार्डियन क्लास के लिए था, क्योंकि वो उनको रेस्ट्रिक्ट करना चाहते थे, क्योंकि वो एक दायित्व के भार पर अपना ड्यूटी करते हैं, जहां पर उनके पास बहुत सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो जिसके चलते हो उनको कोई भी सांसारिक मोह माया नहीं होना चाहिए। इसको बोलकर उनके लिए बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर गार्डियन क्लास के लिए प्लाटो ने अपने थ्योरी ऑफ जस्टिस में भी मेंशन किया था, जहां पर उनको नो मैरिज, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये सब के बारे में भी जिक्र किया गया था। Basis on assumption that combination of economic and political power lead to corruption and degradation in the state। तो उनका जो मानना था ये प्लाटो, जो कि आपने कम्युनिज्म को रखते हुए यहाँ पर बोले हैं कि इकोनॉमिक पॉलिटिकल पावर हमेशा करप्शन को लेता है, जहाँ पर देश का पतन होता है। प्रोफेसर बार्कर ने जो कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट प्लाटो के द्वारा दिया गया था उसके ऊपर उन्होंने बोला है कि मोस्ट प्रैक्टिसेबल फ्यूचर ऑफ आइडियल स्टेट, जो कि हमें खाली आइडियल स्टेट में देखा जाएगा वैसा ही फ्यूचर प्लाटो के द्वारा दिया गया है। मेटिंग ऑफ बेस्ट वोमेन विद बेस्ट मैन टू प्रोड्यूस बेस्ट चिल्ड्रेन, उसका अर्थ प्लाटो के मुताबिक ये था कि हमेशा हमारे समाज के लिए ऐसे नौजवान को हमें पैदा करना है जो कि हमारे देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहें, जहां पर मैन और वोमेन को एडवाइस हमेशा रहता है कि वो ऐसे हेल्दी बच्चा पैदा करें जो कि हमारे समाज के हित के लिए काम कर पाएँ। चिल्ड्रेन विल बी सेपरेट फ्रॉम देयर पेरेंट्स सून आफ्टर द बर्थ। तो जनरली क्या होता है, एक बच्चा होने के बाद वो बच्चा उसी समय के बाद ही स्टेट का हो जाता है, उसके ऊपर स्टेट का कंट्रोल रहता है, स्टेट ही उसका पालन पोषण करता है। सजेस्टेड टू किल वीक एंड डिसफिगर चिल्ड्रेन, तो यहाँ पर उनको बोला जाता है कि असुस्थ बच्चा जो कि विकलांग हो, उसका कोई भी शारीरिक गठन अगर ठीक ठाक ना हो, कमज़ोर पैदा हो, तो उसी वक्त ही उनको मार भी दिया जाता था।
गार्डियन क्लास एज ए बिग फैमिली, इसका मतलब ये है कि अगर हम बात करें उनके सोसाइटी में, तो जो गार्डियन क्लास होता था उसे सुपीरियर क्लास भी बोला जाता था, जो कि गोल्ड और सिल्वर, अगर हम माइट ऑफ मेटल के दृष्टि में देखें तो वो दो क्लासेस के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होता था और उनको सबको अगर हमें ठीक हिसाब से कंट्रोल करना है तो उनको हमें मोह माया से दूर रखना है, जो कि गार्डियन क्लास का बहुत बड़ा रोल था हमारे सोसाइटी में। इसके चलते हुए प्लाटो ने उनको कम्युनिज्म का थ्योरी उनको पाठ पढ़ाया था, जहां पर उनको बहुत सारी चीज़ों से वंचित किया था। कॉमन रिन्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड कॉमन ओनरशिप ऑफ वाइफ्स। यहाँ पर बात करें तो प्रॉपर्टी जो कि एज स्टेट का होता है, जहाँ पर स्टेट लोगों को देता है रहने के लिए, उनको बेहतर ज़िंदगी जीवन यापन करने के लिए, वैसे ही यहाँ पर वाइफ्स भी कॉमन होते हैं, हर एक के लिए वो सेम ही वाइफ होता है। कैसे, अगर मान लो मैं एक वाइफ के साथ फिजिकल रिलेशन रखने की चेष्टा करता हूँ तो वही वाइफ के साथ और कोई भी रख सकता है, तो यहाँ पर कॉमन एज ए कॉमन होता है, क्योंकि हमें खाली ऑफस्प्रिंग चाहिए, एक सुस्त बच्चा चाहिए, ना कि हमें वाइफ ज़्यादा चाहिए। यहाँ पर वाइफ्स को लेकर यही ही कंसेप्ट दिया गया है प्लाटो के द्वारा। एज्यूम दैट फैमिली लाइफ इज सीरियस एंड पावरफुल राइवल टू द लॉयल्टी ऑफ द स्टेट। तो जनरली उनका मानना था कि जब भी कोई व्यक्ति फैमिली के मोह में बांध जाता है तो उसका जो नेशनल ड्यूटी होता है वो भूल जाता है, जिसके चलते हुए यहाँ पर प्लाटो ने जितने भी सारे क्लासेस होते हैं उनमें से स्पेशली गार्डियन क्लास के बारे में बात करें तो उनको यहाँ पर ये सब से दूर रहने का परामर्श देते हैं, क्योंकि जब ये सब उनके बीच आ जाता है तो उनका जो थिंकिंग होता है वो चेंज हो जाता है, वो अपने फैमिली मोह में बन जाते हैं। तो उनका एक ही कर्तव्य होना चाहिए, देश सेवा, अपने स्टेट के बारे में सोचना। अगर हम फ्रेंड क्रिटिसिज्म के ऊपर बात करें तो यहाँ पर गिने चुने पॉइंट दिया गया है, मैं आपको ये डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, खाली ये रीड आउट कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर पहले लिखा गया है, ऑनरशिप इज नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ मैन, exclude the majority of society, destroy the sentiment of society, result in loss of production, belonging to all is likely to be neglected, providing material remedies to spiritual diseases। वैसे और क्रिटिसिज्म में लिखा गया है, सोशल डिसहार्मोनी अप्लाई टू द एनोलॉजी ऑफ एनिमल ऑन ह्यूमन बींग, मेटिंग प्रोसेस अनवर्केबल, डिग्रेड द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली एंड मैरिज, नॉट प्रॉपर रियरिंग ऑफ चिल्ड्रन, हैप्पी स्टेट नॉट पॉसिबल विदाउट हैप्पी फैमिली। तो जनरली यहाँ पर बहुत सारे क्रिटिसिज्म करके जो प्लाटो के कम्युनिज्म के ऊपर बहुत सारे थिंकर ने अपना व्यू रखा है, जहाँ पर प्लाटो के सोसाइटी, जो काल्पनिक सोसाइटी जो प्लाटो के द्वारा दिया गया था, वो सोसाइटी को वो रिजेक्ट कर रहे हैं। विदाउट फैमिली सोसाइटी कैन नॉट बी पॉसिबल, उनका मानना था। अभी हम बात करेंगे सिमिलरिटीज विद द मॉडर्न कम्युनिज्म। तो प्लाटो कम्युनिज्म और मॉडर्न कम्युनिज्म में क्या क्या सब सिमिलरिटी था उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले, वांट टू डेवलप ए सोसाइटी बेसिस ऑन सोशल सर्विस। तो जनरली उनका मेन ही कर्तव्य था सोशल सर्विस करना, लोगों का कैसे सेवा किया जाए। सेकेंड था, वांट टू ब्रिंग यूनिटी एंड सोलिडरिटी इन सोसाइटी। तो उनका दूसरा जो पर्सपेक्टिव था, सोसाइटी के भीतर एकता लाने की कोशिश किया जा रहा है, जहाँ पर हार्मोनी क्रिएट करने की चेष्टा किया जा रहा था। देन थर्ड पॉइंट में लिखा गया है कि वांट टू एलिमिनेट द एग्जिस्टिंग फ्रिक्शन। तो जनरली यहाँ पर उनका सोसाइटी का मानना था कि जो सोसाइटी में जितने भी सारे फ्रिक्शन है उनको सबको एलिमिनेट करना है, व दूर फेंकना है। देन फोर्थ पॉइंट में बोला गया है, एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ वेरियस क्लासेस इन सोसाइटी। तो जनरली यहाँ पर उनका मानना था कि सोसाइटी में बहुत सारे क्लासेस होते थे। वांट टू एलिमिनेट इकोनॉमिक कंपटीशन। तो जनरली उन दोनों का कॉन्सेप्ट में ये एक चीज़ हमें कॉमन देखने को मिला था कि वो दोनों ही इकोनॉमिक कंपटीशन को रिजेक्ट करते थे। रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल फॉर वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी। तो जनरली एक इंडिविजुअल का कर्तव्य के बारे में दोनों का राय एक ही था कि हर एक इंडिविजुअल का अपने सोसाइटी, अपने स्टेट के प्रति मौलिक कर्तव्य होना चाहिए, जहाँ पर वो अपने समाज के कल्याण के बारे में सोच पाएँ। देन सेवेंथ पॉइंट में बोला गया था, अपोज टू होल्डिंग प्रॉपर्टी। तो जनरली यहाँ पर एक प्रॉपर्टी को लेकर, जो कि कम्युनिज्म का भी एक फिलोसॉफी रहा है कि रिजेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, वैसे ही प्लाटो ने भी अपने कम्युनिज्म में प्रॉपर्टी को रिजेक्ट किया है। प्रॉपर्टी आ जाने से क्या होता है कि सोसाइटी के भीतर बहुत ज़्यादा क्लासेस डिवीजन हो जाता है। अभी हम एक डायग्राम के मदद से उनको जानने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर एक कॉलम दोनों तरफ मैंने बनाया हुआ है, जहाँ पर प्लाटो कम्युनिज्म एक तरफ है वहाँ पर, और एक तरफ है मॉडर्न कम्युनिज्म। दोनों के भीतर डिफरेंसेस क्रिएट करने की चेष्टा करते हैं। तो प्लाटो कम्युनिज्म में था ओनली फॉर द गार्डियन क्लास, जैसे कि मैंने पहले ही बोलता आ रहा हूँ कि जो प्लाटो का कम्युनिज्म वो गार्डियन क्लास के ऊपर ही आधारित था। वैसे ही मॉडर्न कम्युनिज्म जो कि कार्ल मार्क्स का जो कम्युनिज्म था पूरा सोसाइटी के लिए था, पूरा होल सोसाइटी के लिए था। अगर हम बात करें प्लाटो का कम्युनिज्म जो कि पॉलिटिकल इन नेचर था, क्या प्लाटो का
कम्युनिज्म खाली पॉलिटिकल नेचर मीन्स वो खाली स्पेशली जो रूलर क्लास थे उनके लिए ही राजनीतिक प्रक्रिया में कोई भी डिस्टर्बेंस ना आए, उसके लिए ही उन्होंने कम्युनिज्म को एक्सेप्ट किया था। वहाँ पर अगर हम बात करें मॉडर्न कम्युनिज्म जो कि इकोनॉमी की नेचर, जो कि आर्थिक संकट को, आर्थिक जो भी इनइक्वालिटी है उसको दूर करने के लिए, जहाँ पर हमने देखा था एक तरफ होते थे एरिस्टोक्रेसी फैमिली से और एक तरफ होते थे वर्किंग क्लास, तो उन दोनों के भीतर जो भी इकोनॉमिक डिफरेंसेस थे उसको दूर फेंकना था कार्ल मार्क्स का कम्युनिज्म का थ्योरी। अगर हम मॉडर्न कम्युनिज्म को स्पेशली कर दें, स्पेसिफाई कर दें, तो जनरली वो चाहते थे कि रिच और पोर के भीतर जो भी गैप है वो हट जाए। स्टेटस क्वो ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, मॉडर्न कम्युनिज्म में है चेंज इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, देन है एस्थेटिक रीइन्वेशन, तो उनका था एंजॉय बाय ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी, देन था इनका इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन। तो जनरली ये सब डिफरेंसेस हमें प्लाटो कम्युनिज्म और मॉडर्न कम्युनिज्म में हमें देखने को मिला था।